हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ओम्स लॉ के बारे में और एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ के, जहाँ कि हमने देखा था एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ जो होता है वो ये होता है। हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसमें अब हमने देख लिया था कि जैसे जैसे सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर किसी भी रजिस्टर के अबाउट जैसे जैसे ज़्यादा करंट जा रहा है उसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि जो इसमें जो हमने कांस्टेंट आर जो रखा जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने देखा, तो ये आर फर्दर किस किस पे डिपेंड करता है या इसका अपना क्या मीनिंग है। ठीक है, तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि सर्किट में क्या करता है, करंट के जो फ्लो को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिशन क्रिएट करता है। तो इसका सिंपल अगर मीनिंग देखें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, यानी अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ना उसको क्या करता है, तो उसको अपोज करता है। ठीक, तो ये तो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि कंडक्टर के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के और किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। क्या वो सिर्फ कंडक्टर पे ही डिपेंड करता है, या कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या कंडक्टर का लेंथ कितना है, एरिया कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशन के बारे में देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो तो मटेरियल पे या फिर कंडक्टर पर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन साथ साथ उसके लेंथ और उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो पहले हम उसके डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे उसका डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब जाहिर सी बात है कि ये जब भी हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो मटेरियल का ही देखेंगे, क्योंकि जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसी के बारे में ही देखेंगे। तो अब हम लोग जो भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसमें करंट फ्लो होता है, तभी तो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है रेजिस्टेंस, या उसका मटेरियल का प्रॉपर्टी है, या फिर और भी बहुत सारा पैरामीटर है। मेरे कहने के यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर है या फिर कंडक्टर का जो मटेरियल है, तो इससे जब फ्लो करता है करंट तो हमने देखा कि वो कैसे फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से या फिर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो क्या ये ओम्स जो लॉ है वो हर एक कंडक्टर के लिए वैलिड है? क्या हर एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो ओम्स लॉ के हिसाब से ही करेगा? तो ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर कंस्टेंट के लिए वो सही है, अगर उसमें वेरिएशन आ जाता है तो वहाँ पे वो फेल कर जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल है या कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है जो ओम्स लॉ को फुलफिल, ओम्स लॉ के जो भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करता है, या इसके जो इक्वेशंस है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम लोग दो तरीके से बनाते हैं या दो तरीके से कंडक्टर को डिवाइड करते हैं। एक कंडक्टर को बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर कैसे कंडक्टर होते हैं? वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ के कंडीशंस को फॉलो किया, ओम्स लॉ के अनुसार उसमें करंट को फ्लो कराता है। लेकिन या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के टर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कहाँ से आया है, यही ओम्स लॉ के रिलेशन से ही आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का कहीं ना कहीं इस ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर में वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ओहमिक कंडक्टर सिंपल यही देखते हैं कि ओहमिक कंडक्टर के केस में ओम्स लॉ को फॉलो होना होगा, और नॉन ओहमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो रेजिस्टेंस का ही वेरिएशन, मतलब एक में तो ओम लॉ के अनुसार होता है, लेकिन दूसरे में जो रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है उसका वेरिएशन ओम्स लॉ के अनुसार नहीं होता है। तो हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि मटेरियल को दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। एक ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ के ओबे करता है, और वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसको नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। अब नॉन ओहमिक कंडक्टर में जैसे आप देख सकते हो कि सेमी कंडक्टर हो सकता है, सुपर कंडक्टर हो सकता है, ये जनरली हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग कोई भी कंडक्टर को क्या कर देंगे कि और भी उसमें पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर को वेरिएशन कराने पे ना वो कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर से वो ओम्स लॉ को फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो कौन सा पैरामीटर आएगा वो हम लोग समय के साथ आगे देखेंगे। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के कारण क्या होता है, अगर बहुत एक सर्टेन पॉइंट से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है तो फिर वो कंडक्टर, पर्टिकुलर कंडक्टर जो पहले ओम्स लॉ को फुलफिल कर रहा था, बाद में वो उसी कंडीशन को वायलेट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओहमिक कंडक्टर क्या होता है। वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फुलफिल करते हैं वो ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। इसके लिए
अब ओमी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन क्या है उसके लिए। तो अगर कोई भी कंडक्टर का बात करते हैं या ओमी कंडक्टर का बात करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो ओमी कंडक्टर के या उस कंडक्टर के लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद उस कोई भी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, उसमें करंट में रेजिस्टेंस कम होगा। और जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उस कंडक्टर में क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो कि करंट का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी करंट को जो अपोज करता है उसमें रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर हम इस दोनों को मर्ज करें तो हमको निकलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसके जगह पे इसके जगह पे एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या मानेंगे, रो। इसका नाम रो है। ठीक है, जो सांप की तरह दिखाई दे रहा है आपको, तो ये रो हो गया। रो का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है। तो आप ऐसा नहीं समझोगे कि रेजिस्टिविटी है जो इसमें इस फार्मूले में जो इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है, या फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या फिर उसके कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, या कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो ट्रूली मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। वो कंडक्टर के लेंथ या कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर हम कॉपर का ले रहे हैं, कॉपर का कोई भी पर्टिकुलर पीस, तो उस पीस के अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा जाए तो उस पीस का जो रेजिस्टिविटी होगा वो उतना ही होगा जितना कि अगर उस पीस को क्या करते हैं बहुत बड़ा, या फिर बहुत बड़ा पीस ले कॉपर का, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल प्रॉपर्टी कॉपर ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो भी टर्म आया उसको उसके बारे में जान ले, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो रो के बारे में तो हमने जान लिया था, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी भी करेंगे अभी। अब हम लोग देखते हैं कि एल, तो एल क्या है, तो एल क्या होता है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन का जो लेंथ है उसी को कंसीडर करेंगे, हम कोई भी लेंथ को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एरिया जो है हम वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर कर सकते हैं जो इस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्ट में है। मतलब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो लेंथ जो है वो क्या है, तो लेंथ कंडक्टर का है जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट में है, और एरिया जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट में जो एरिया आएगा वही हम लोग को एरिया को लेना है। अब हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आर का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ आर, यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ आर या रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ओम को हम लोग ऐसे भी बिग ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, या फिर इसको OHM भी लिखते हैं, ओम। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट देखें तो इस फॉर्मूले को ही मोल्ड करके हम लोग बना सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो आएगा वो हो जाएगा RA/L। तो ये जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका काम करें तो ये कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, यानी दिस वन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, रिलेशन कैसे निकलेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे दो चीज़ हमको एक सिमिलर टाइप का दिखा रहा है, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो भी क्या है, तो वो डिपेंड करता है लेंथ पे, उसके एरिया पे, और साथ साथ ये करंट का अपोज भी करता है। रेजिस्टिविटी भी क्या करता है, तो वो करंट, वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो कि करंट को रोकने के लिए या करंट को अपोज करने का टेंडेंसी को जनरेट करता है। तो फिर दोनों में ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या है या बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। तो देखिए, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि ये जो रो जो है ना वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हम लोग इसका एक बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक शब्द में ये भी बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस जो होता है वो बॉडी का, वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, जबकि जो ये रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, तो उसका सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं है, अभी हम इसको एलोंगेट करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन पे दोनों ही वैरी करते हैं, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में अंतर देखे तो ये हमको
देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी, जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस अगर रोकने का है तो वो उसके प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी करंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो कराएंगे तो वो पर्टिकुलर करंट को कैसे रोके, क्या बोलता है, तो रेजिस्टेंस ये बताता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का बात करें तो प्रॉपर्टी, ये किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जो बताता है कि करंट को अपोज करेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी होता है लेकिन उसके सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है। अब ये दोनों में अंतर क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, सब्सटेंस क्या है। तो सिंपली इसको कोरिलेट कराने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये एनालॉजी, सिमिलर एनालॉजी है मास और डेंसिटी का। अगर हम लोग देखें कि मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मास जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होगा। मतलब अगर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे ना उतना बड़ा मास होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी, जितना छोटा ऑब्जेक्ट लेंगे उतना छोटा मास होगा। यानी मास जो है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के अनुसार वो चेंज कर रहा है। लेकिन अगर उसी मास का अगर हम लोग, या फिर उसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो उस ऑब्जेक्ट के सब्सटेंस के, यानी उस सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब चाहे मास कितना भी बढ़ जाए लेकिन डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास का जो कंटेन होगा वो उतना ही होगा, चाहे वो डायमेंशन कितना भी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये कहलाता है डेंसिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब जाहिर सी बात है ये कब होगा, जब डेंसिटी मेरा कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी ऑन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी ऑन सब्सटेंस। ठीक है, तो इससे कोरिलेट करके हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ेगा, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होगा वो एरिया और लेंथ के चेंज करने से उस सब्सटेंस का या उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करता है। ये कब, तो एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी दिखा रखा है कि जैसे मान लो कि एक पतला वायर हो गया, एक मोटा वायर हो गया, तो दोनों के केस में जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को अगर इधर लेते हैं तो ये अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो रो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये भी कॉपर का मटेरियल है और ये भी कॉपर का ही मटेरियल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आई होप बेसिक डिफरेंस जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक यूनिट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। तो जैसे ही V=I तो R=V/I हो जाएगा। मतलब इट इज़ द रेजिस्टेंस इफ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स इज़ 1 वोल्ट। यानी अगर कोई भी वायर में अगर उसके टर्मिनल पोटेंशियल को 1 वोल्ट कर दिया जाए तो उस वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट जाता है तो वो बताता है कि उस वायर में 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 ओम का रेजिस्टेंस उसमें अपीयर्ड है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएशन, जैसे अभी हमने देख लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया, डायमेंशन के हिसाब से भी देखेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे। तो ये हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले वेरिएशन जो हम ले रहे हैं वो वेरिएशन ले रहे हैं कि इसके डायमेंशन का ही। तो सपोज मान लिया कि अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रेचिंग ए वायर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर एक वायर को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, मतलब खींचेंगे, तो जनरली क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में अगर लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो उसका एरिया भी चेंज होगा, यानी लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे, ओके, तो अगर हम लोग देखें कि मान लिया कि ये मेरा एक वायर है जिसका लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, इसको स्ट्रेच किए, जिसको खींचे, तो खींच के इसको क्या कर दिया, तो n टाइम्स कर दिया। तो यानी L' कितना हो गया, n × L हो गया। पहले वाला लेंथ कितना था, L था, तो पहले वाले कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ρL/A। ओके, आपको समझ में आ रही बात, यानी ये इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ओल्ड रेजिस्टेंस है। अब इसको स्ट्रेच करके देखा तो इसका लेंथ भी चेंज हो गया, इसका एरिया भी चेंज हो गया, लेकिन दोनों कंडीशन में मेरा कांस्टेंट क्या रहा, तो वॉल्यूम रहा। तो अगर इसमें वॉल्यूम 1 लीटर का है तो इसमें भी वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर का ही होगा। ठीक है, तो अब सपोज मान लो कि इसमें अगर देखते हैं कि 1 लीटर इन द सेंस 1 लीटर, अगर सपोज मान लो कि ये एक ऐसा खोखला है, या फिर
ऐसा बोलते हैं। अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसका भी वॉल्यूम क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब ही होगा। ओके, हमको पता है। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ओल्ड वॉल्यूम को न्यू वॉल्यूम कर सकते हैं। ओल्ड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कर दिया, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी तो उतना ही होगा। तो इसको अब लेकिन क्योंकि इसमें लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो चुका है तो इसको क्या लिखेंगे, एरिया मान लो कि ए डैश हो गया और एन नया लेंथ एन एल हो गया। तो यहाँ पे जो रिलेशन मेरा निकल रहा है वो एरिया का रिलेशन निकल रहा है। तो जो बाहर वाला जो बाद वाला एरिया आया है वो पहले वाले एरिया का एन टाइम 1/n टाइम्स है। ओके, अब इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस इस कंडीशन के लिए, फाइनल कंडीशन के लिए क्या होगा, रो एल डैश बाई ए डैश। तो एल डैश और ए डैश का वैल्यू जो यहाँ पे निकला हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो जो मेरा बाद वाला रेजिस्टेंस जो होगा वायर का वो कितना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा आर, या फिर इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो एन चल जाएगा ऊपर, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए को कॉमन ले लिए, एन स्क्वायर हो गया। पहले से ऊपर एन है, नीचे से एक और एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर होगा। यानी जो बाद वाला जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का वो पहले वाले रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर टाइम्स होगा। यानी अगर हम इसको शॉर्टेट में ये याद रखिए कि अगर कोई भी वायर को एन टाइम्स से इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि अगर इनिशियल इसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 2 ओम था, ठीक है, और इसके लेंथ को इंक्रीज करके, मान लो कि पहले लेंथ जो भी हो इसके लेंथ के इंक्रीज करके 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स हो गया मेरा लेंथ हो गया। तो मेरा जो फाइनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर टाइम्स यानी 4 स्क्वायर टाइम्स इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 ओम, तो फाइनल रेजिस्टेंस होगा 32 ओम होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब जब वायर का लेंथ चेंज किया तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है, इसको हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या कर दिया, ऊपर नीचे एल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये तो मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया जो कि पहले ही बोल रखा है। अब जब भी अगर आपको गिवन होगा कि अगर एक पर्टिकुलर वायर का लेंथ चेंज कर रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो वायर के लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी आर जो होगा वो एल स्क्वायर होगा, यानी जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाला रेजिस्टेंस का एल स्क्वायर टाइम्स होगा। जैसे कि अभी हमने एन स्क्वायर करके बताया, सिमिलर वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा केस हो सकता है कि मान लिया कि इनिशियल रेजिस्टेंस एल है, ठीक है, अब जो चेंज हो रहा है ना वो सम बहुत छोटा चेंज हो रहा है, मतलब स्टेज बाई x%, और ये x% जनरली छोटा ही होता है। तो अगर इस कंडीशन में होगा तो हमको क्या इफेक्ट आएगा, तो हमको पता है कि जब वायर का लेंथ n टाइम्स हो गया था तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एन स्क्वायर टाइम्स हो गया था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना इसको स्ट्रेच करना है। तो L2 जो हो गया वो क्या हो गया, इनिशियल के x% हो गया, तो L इंटू 1 प्लस x बाई 100, क्योंकि पहले वाला लेंथ L था, बाद वाला लेंथ L पे ही x% इंक्रीज करेगा ना, तो इंक्रीमेंट ऐसे हम लोग दिखाते हैं। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो L का x% बाहर से निकाल लीजिए, उसके बाद जो नया लेंथ हो गया वो क्या, पुराने वाले लेंथ से x% ज़्यादा है तो पुराना वाला लेंथ प्लस x% ज़्यादा, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही वाला आता है। ठीक है, अब हमको जो लेंथ मिल गया वो ये हो गया है। तो अब इसको अगर हम n इंटू एल के टर्म में समझाएंगे तो ये कितना हो गया, तो n के जगह पे क्या आ गया मेरा, n के जगह पे आ गया 1 प्लस x बाई 100 और इंटू एल हो गया, l का l हो गया। तो अब देखिए, सॉरी इसको पहले हटा देते हैं, तो n के जगह पे मेरा क्या हो गया है, अब यहाँ पे n के जगह पे 1 प्लस एक्स पे x% इसलिए लिख रहे हैं 1, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट कोरिलेट करा देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हमने देखा था जब वायर का लेंथ n से इंक्रीज किया था या n टाइम्स हो गया था, उसका रेजिस्टेंस हुआ था वो n स्क्वायर टाइम्स हुआ था। तो यहाँ पे हम कोरिलेट कराएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इस कंडीशन में वायर का जो लेंथ है अब कितना हो गया, तो अब 1 प्लस x बाई 100 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट को n मान सकते हैं ना, ये l हो गया तो n टाइम्स हो गया, तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके लिखा है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट इस मेथड से किया है कि r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, तो R2 बाई R1 कितना होगा, तो L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। L2 क्या है, तो दिस वन, तो इसको लिख दिया है, और L1 कितना है, तो इतना है, पहले L है। तो अब इसको दोनों कैंसिल करेंगे तो L स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो
पकड़ेगा वो 1+x/100 का होल स्क्वायर पकड़ेगा, ठीक है। तो R2/R1 जो हो गया वो कितना हो गया 1+x/100 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि x ही क्या है, बहुत ही छोटा है और उसको 100 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये और छोटा क्वांटिटी हो जाएगा। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन होता है 1+x/100 जहाँ की ये वाला टर्म जो होता है 1 से बहुत ही छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जैसे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, या अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म को हटाना है। तो अगर y = 1+x⁴n ऐसा होगा जहाँ की, तो ये क्या बन जाता है, ये n जो होगा वो इसमें आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। कब? जब ये जो x का जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। तो यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो x की जगह पे क्या है x/100 है, यहाँ पे x/100 है, तो x/100 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो इसीलिए इसको भी हम 2 को क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वैसे ही पावर यहाँ में क्या है 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 1+2x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया या इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो R2/R1 जो कितना हो गया 1+2x हो गया, तो R2 = R1 1+2x हो गया। यानी जो फाइनल रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस का 2x% से इंक्रीज करेगा। जैसे लेंथ हमने x% से इंक्रीज कराया ना, लेंथ हमने x% से इंक्रीज कराया और वो परसेंटेज अगर बहुत छोटा है तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो 2x% से इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2x% से इंक्रीज करा दिया। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग मैथमेटिकली अलाइन करना है। तो R1 को इधर पहले कर दे, तो R1 को इधर कर दे तो R2/R1 हो गया, और ये 1 जो है ऐसे, जैसे R2 = कितना है R1 1+2x/100 है ना, तो R2 को पहले जैसे था वैसे कर दिया R2/R1, और इधर बचेगा 1+2x/100। अब इसको 1 को हम इधर कर रहे हैं, तो R2/R1 -1 हो गया = 2x/100 हो गया। तो हम लोग यही यहाँ पे किए हैं। तो ये R2/R1 जो होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अब इसको फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज अगर लिखना होगा तो हमको क्या परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100 से काम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, तो 2x में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी ये 2x हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आपको चेंज इन वायर होगा, चेंज इन लेंथ होगा, अगर उसमें बोलेगा कि हमको क्या करना है कि x% से अगर किसी वायर का लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके रेजिस्टेंस में कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उसके रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज होगा वो 2x% का होगा। अगर x% से चेंज कर रहा है तो 2x% से होगा। वो चेंज क्या हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेम्परेचर के वेरिएशन देखेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।